हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक को कुछ सब टॉपिक्स में डिवाइड किया था। तो वहाँ से अपना फर्स्ट टॉपिक हो गया था बेसिक्स ऑफ चार्ज। अब अपन उसका सेकंड टॉपिक करने जा रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ एंड परमिटिविटी। इस टॉपिक में अपन लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, परमिटिविटी पे एक अच्छा सवाल करने वाले हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं कूलम्ब्स लॉ के साथ। कूलम्ब्स लॉ अपन को चार्ज के इंटरेक्शन के बारे में बताता है। तो अपन को पता है कि सेम चार्जेज रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट करते हैं। तो अपने पास माइंड में क्वेश्चन ये होता है कि कितने फोर्स से रिपेल करते हैं, कितने फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। तो इनका अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स होता है, वो अपन को कूलम्ब्स लॉ से पता चलता है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, 2 पॉइंट चार्ज लेते हैं, +Q1 एंड +Q2। अब दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों रिपेल करेंगे। अब जो कूलम्ब, उसके अकॉर्डिंग जहाँ पर दोनों का सेंटर ज्वाइन करता है जिस लाइन पर, उसके अलोंग लगता है, तो ये दोनों इधर और इधर रिपेल करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट द्वारा सेकंड पर लगाया गया फोर्स है F21 और सेकंड द्वारा फर्स्ट पर लगाया गया फोर्स है F12। तो कूलम्ब के अकॉर्डिंग ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं एंड डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। तो अब अपन को कूलम्ब्स लॉ बताता है कि ये किस किस वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग ये फोर्स Q1 और Q2 के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब दोनों चार्जेज के प्रोपोर्शनल होता है। एंड उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके इन्वर्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। तो अपन इसको इक्वेशन 1 प्राइम एंड इसको सेकंड प्राइम नाम दे देते हैं। अब दोनों को कंबाइंड कर देते हैं तो अपने पास इक्वेशन थर्ड प्राइम मिलती है, ए प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ से अपन को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना होता है, तो इसके प्रोपोर्शनल का साइन हटाना होता है, तो वहाँ से अपन को एक कांस्टेंट मिलता है के की वैल्यू मीडियम डिपेंडेंट होती है। के की वैल्यू होती है 1/4πε, जो मीडियम के लिए एप्सिलॉन होती है और वैक्यूम के लिए होती है ε0, वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए। और इसकी अपन एयर के लिए भी सेम ही कंसीडर करते हैं। अब अपन एक बार के की यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो के की यूनिट्स देखने के लिए अपन को इस फॉर्मूले से के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और इस के की वैल्यू में अपन F, R और Q1 Q2 की यूनिट्स रख देते हैं। तो अपन को के की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर मिल जाती है। अब इस फॉर्मूले से अपन को क्या पता चल रहा है कि जितना अमाउंट ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा, फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा। जितनी डिस्टेंस कम होगी, फोर्स उतना ही कम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। जितनी डिस्टेंस कम होगी फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा। अब अपन इसको एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। अपने पास एक क्वेश्चन है जिसमें वो बोल रहा है कि अपन चार्ज को डबल कर देते हैं, दोनों को, Q1 और Q2 को, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको भी डबल कर देते हैं। तो अपने पास जो फोर्स होगा उस फोर्स में और इसमें क्या अंतर होगा, मतलब बराबर होगा या ज़्यादा होगा या कम होगा, या कितना ज़्यादा होगा या कितना कम होगा। तो इसके लिए अपन कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पर के भी आएगा, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसका फाइनल फोर्स होगा वो होगा के 2Q1 2Q2 अपॉन 2D स्क्वायर, क्योंकि अपन ने डिस्टेंस डबल कर दी है और चार्जेज भी डबल कर दिए हैं। जो अपना इनिशियल फोर्स है उसको अपन अपॉन में लिख लेते हैं, के Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। तो यहाँ से अपने के से के कट जाएगा, Q1 Q2 से Q1 Q2 कट जाएगा, D स्क्वायर से D स्क्वायर कट जाएगा और 2 के स्क्वायर से 2 × 2 कट जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। मतलब फाइनल फोर्स इनिशियल फोर्स के बराबर होगा। फाइनल और इनिशियल का मतलब ये है कि जो अपना पहले सिस्टम था उसका फोर्स और जो बाद में सिस्टम है उसका फोर्स सेम होगा। ठीक है। अगर यहाँ पे केवल वो डिस्टेंस चेंज करता तो अलग होता, क्योंकि फिर Q1 Q2 कांस्टेंट रहते ना, और अगर वो केवल Q1 Q2 को चेंज करता, डिस्टेंस को सेम रखता, तो भी फोर्स चेंज होता। फिर अपन डिस्टेंस को कांस्टेंट कर लेते। अपन इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के ये देख सकते हैं। ठीक है। अब अपन परमिटिविटी पढ़ेंगे। तो परमिटिविटी में
परमिटिविटी को पढ़ने से पहले अपन ये जान लेते हैं कि परमिटिविटी होती क्या है। तो यहाँ पर जो ये के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन, जो एप्सिलॉन है ये परमिटिविटी है, ठीक है। तो अब अपन इसको इस एग्जांपल से समझेंगे। तो आप सबने किसी वाटर टैंक से बाल्टी भर के पानी ज़रूर निकाला होगा। तो जब अपन देखो वाटर टैंक से पानी निकालते हैं, तो जब बाल्टी पानी में होती है तब अपन खींचते हैं तो अपने को कम फोर्स लगाना पड़ता है, और जब बाल्टी एयर में आती है तो अपन को फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है ना। तो यहाँ पर परमिटिविटी का क्या मतलब हुआ, मतलब पानी बाल्टी को कितना परमिट कर रहा है और एयर बाल्टी को कितना परमिट कर रहा है। और परमिटिविटी फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो अपन परमिटिविटी का मतलब क्या हुआ कि किसी मीडियम से कितनी लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स परमिट हो रही है, ठीक है। तो अपन एक बार इसकी एसआई यूनिट और डायमेंशन भी देख लेते हैं। तो परमिटिविटी की एसआई यूनिट उस इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इन्वर्स एसआई यूनिट के इन्वर्स के बराबर होती है। यहीं से अपन कूलाम को आई और टी की फॉर्म में लिख के न्यूटन मीटर स्क्वायर, इनसे अपन डायमेंशन निकाल लेते हैं m-1, l-3, T4 एंड I2। अब देखो वाटर की जो परमिटिविटी होती है वो होती है 7.12 इंटू 10⁻⁻12 है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो वैक्यूम की परमिटिविटी होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻12 है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वाटर की परमिटिविटी वैक्यूम से ज़्यादा होगी और परमिटिविटी फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे फोर्स इन वैक्यूम फोर्स इन मीडियम से ज़्यादा होगा। अब देखो अपन को यहाँ से पता चल रहा है कि जो वाटर की परमिटिविटी होती है वो वैक्यूम की परमिटिविटी से 81 गुना ज़्यादा होती है। तो ये यहाँ पर अपने पास 81 एक कांस्टेंट आ गया। तो अपन सभी मीडियम्स की जो परमिटिविटी की वैल्यू होती है उसको वैक्यूम की परमिटिविटी के किसी कांस्टेंट मल्टीपल के रूप में लिखते हैं। उसको अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी का जो फॉर्मूला यहाँ से आया वो हुआ परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन वैक्यूम, ठीक है। अब एप्सिलॉन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ से अपने पास ये फॉर्मूला मिला। मतलब जो रिलेटिव परमिटिविटी को अपन अगर फोर्स की फॉर्म में लिखे तो फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। अब अपन इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं जिसके अपन शुरू में बात कर रहे थे। तो क्वेश्चन है 2 आइडेंटिकल स्पेरिकली चार्ज मेटेलिक स्पेयर्स आर हैंग बाई स्ट्रिंग्स and the strings make 60-degree angle with each other in vacuum. When the whole arrangement is kept in a liquid of density 0.5 gram per cc, the angle remains same. Calculate the dielectric constant of the liquid. और अपन को ये नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो एक बार आप खुद पॉज करके ट्राई कर लीजिए, फिर अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए अपन को पता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है वो फोर्स के रूप में इस फॉर्मूले से लिखी जाती है। तो अपन इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करेंगे। पहले अपन वैक्यूम में परमिटिविटी निकाल लेंगे, फिर वैक्यूम में फोर्स निकाल लेंगे, फिर मीडियम में फोर्स निकाल लेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब अपन होल सिस्टम को अपन वैक्यूम में लेते हैं। ये स्ट्रिंग्स है, यहाँ से दो चार्ज बंधे हैं, स्ट्रिंग्स के बीच 60 डिग्री का एंगल है। अब अपन ने क्या किया, इस एंगल को सेपरेट कर दिया, ठीक है। और अपन ने इसको कंपोनेंट के रूप में लिख लिया। तो इसके लिए अपन ने क्या किया, इस एंगल को माना थीटा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, ये लिक्विड में भी सेम रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसको थीटा माना, तो यहाँ पे ये भी थीटा। अब स्ट्रिंग्स में टेंशन कितना है, टी, तो यहाँ पर टी कोस थीटा और यहाँ पे टी साइन थीटा। नीचे फोर्स कितना लगेगा, एम जी, और ये इसको रिपेल कितना करेगा वैक्यूम में, एफ नॉट। तो इन चारों से अपन को दो इक्वेशन मिलती है, टी साइन थीटा इक्वल टू एफ नॉट एंड टी कोस थीटा इक्वल टू एम जी। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2
को अपन अगर डिवाइड करते हैं तो अपन को टेन थीटा की वैल्यू मिलती है F0/mg। अब m की वैल्यू यहाँ पर है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी किसकी? स्फेयर की। तो स्फेयर की डेंसिटी अपन को दे रखी है 1.5 एंड वॉल्यूम अपन को दे रखा है v। ठीक है, इसके बाद अपन इस सिस्टम को लिक्विड में देखते हैं। तो लिक्विड में क्या होगा, ये जो टेंशन है वो चेंज हो जाएगा। तो टेंशन मान लिया अपन ने कि टेंशन टी डैश हो गया, एंगल रिमेन सेम। तो यहाँ पे फोर्स लगेगा टी डैश कोस थीटा, यहाँ पे टी डैश साइन थीटा, रिपेल करेगा फोर्स इन मीडियम एंड mg तो नीचे लगेगा ही लगेगा। अब लिक्विड के कारण एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू क्या होगी? रो वी जी। तो अपन को रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे रखी है 0.5 ग्राम पर cc। सेम चीज़ अपन यहाँ करते हैं। तो अपन को यहाँ से अपन को पहली इक्वेशन मिलती है टी डैश साइन थीटा इक्वल टू एफ एम एंड टी डैश कोस थीटा इक्वल टू एम जी माइनस एफ यू। ठीक है, क्योंकि एफ यू ऊपर की साइड लग रहा है। तो यहाँ से अपन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं तो वही टी डैश से टी डैश कट जाएगा और टेन थीटा बराबर अपन को मिलेगा F/mg माइनस एफ यू। अब अपन को टेन थीटा की वैल्यू मीडियम से ये मिली और वैक्यूम से ये मिली। तो अपन इन दोनों वैल्यूज़ को बराबर रख लेते हैं क्योंकि एंगल की वैल्यू है वो दोनों के लिए सेम है। तो यहाँ से m की वैल्यू पुट कर देते हैं 1.5 v g एंड F अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू है 0.5 v g और यहाँ पर mg की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, यहाँ से vg से vg कॉमन होकर कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे fm और f0 और बाकी कांस्टेंट बचता है जिसको अपन ऐसे सोल्व कर लेते हैं। तो अपन F0 और Fm की जो वैल्यू है अपने पास 1.5 मिलती है और अपन ने लास्ट वाले फॉर्मूले से पढ़ा था कि F0/Fm की वैल्यू होती है वो क्या होती है? εr, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। तो अपने पास यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू क्या मिली? 1.5, जिसको अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो अपने पास यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, थैंक यू। वीडियो